नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे रेस्ट आवर्स एंड कुछ अलाउंस की भी बात करेंगे। सारे अलाउंस एक वीडियो में नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अलाउंस की बात करेंगे। अब आप कहेंगे सर कहाँ से ढूंढ लाते हो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, लेकिन दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी एक एक क्लास चुन चुन कर बनाई जाती है, हमारी टीम यही काम करती है, इसलिए आपके लिए हम वही हॉट टॉपिक लेके आते हैं जो एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है और जो कैंडिडेट है उसके माइंड से स्लिप होते हैं। तो इसलिए हम आज रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे और कितने घंटे, क्या नियम है और कुछ अलाउंस के क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से हमारी ये एमसीक्यू सीरीज है, 50 क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर और मैं हूं आपका आरवी सर। चलिए बात करते हैं रेलवे रेस्ट आवर्स एंड अलाउंस। अलाउंस यानी भत्ते। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे प्रमोशनल कोटे की एग्जाम हो, हमारी सीरीज वही चल रही थी, धूम मचा देंगे। तो कुल मिला के इस प्रकार की सीरीज के थ्रू रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर आप ग्रुप बी की कोई भी पोस्ट वर्तमान में एओएम, एडब्ल्यू, एईएन या फिर एपीओ या फिर एएमई, इस प्रकार की कई प्रकार की पोस्टें हैं आपकी, जिन पोस्टों की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एएसटीई, कुल मिला के सीसीटीसी की अगर तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं आप, किसी भी प्रकार की रेलवे की डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए संपर्क करिए हमसे। हम पहुंचाएंगे आप तक सटीक मटेरियल और हमारा ये कॉन्टैक्ट है। इस कॉन्टैक्ट के आप ऊपर केवल आप व्हाट्सअप करिए सर, ओनली आप व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप से ही काम चल जाएगा। आप व्हाट्सअप करिए। कई बार कई स्टूडेंट जो है वो ये कहने लग जाते हैं कि बात, लेकिन बात हो नहीं पाएगी दोस्तों, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है कि बात हो नहीं पाएगी। बात ये हो रही है ना आपकी, ये कम है क्या? इसमें मैं बोलता हूँ, आप तो बोलते ही नहीं है। और आप बोलते तो कमेंट बॉक्स भरा हुआ मिलता मुझे, लेकिन आप बोलते ही कम है, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, केवल व्हाट्सअप करिए। अगर आपको स्टडी मटेरियल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के लिए चाहिए तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क दोस्तों हम और आप मिलकर कर रहे हैं, डेडिकेशन एंड प्रेजेवरेंस। ये यहाँ केवल आप व्हाट्सअप करके अपना नाम लिखिए। मैंने आपसे जैसा आपसे अनुरोध किया था कि आप नाम भेजिए, तो सभी लोग अपना नाम भेजने लग गए हैं। डेजिग्नेशन और प्लस में किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, 4 चांद लगा देंगे। एक दिन में हम पूरा स्टडी मटेरियल बिल्कुल नहीं देंगे दोस्तों, किसी भी हालत में नहीं देंगे, क्योंकि उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी भी हालत में रुक जाएंगी चीजें, इसलिए हम फर्दर हाफ ऑफ या आधे से ज़्यादा सिलेबस एक बार में दे देंगे। उसके बाद में धीरे धीरे आपको वो सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हमने ये भी डिसाइड किया है कि जैसे ही कुछ प्रैक्टिस सेट डे बाय डे हम आपको देंगे, उनका टेस्ट भी हम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। आप खुद से पूरी ईमानदारी से टेस्ट देना, हम आपको टेस्ट अवेलेबल करा देंगे, जो भी आपको जितने प्रैक्टिस सेट हम दे देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों स्वागत है, करते हैं स्टार्ट हमारी क्लास को, जिसके अंदर हम रेस्ट आवर्स और अलाउंस भत्तों के नियमों की बात करेंगे। बोलो क्लियर? आप में से वो लोग भी कमेंट जरूर करिए जो इस क्लास का डेली इंतजार करते हैं कि शाम को ये क्लास तो देख के ही सोना है। चलिए दोस्तों, स्वागत है उनका भी। और यहाँ हम बात करते हैं 8 घंटे से कम ड्यूटी आवर होने पर मुख्यालय पर कितना विश्राम देना आवश्यक है। मतलब कुल मिला के ये रनिंग कर्मचारियों की बात हो रही है सर। मुख्यालय तभी तो होगा, हेडक्वार्टर के बाहर जाएंगे। रनिंग कर्मचारियों की बात हो रही है। रनिंग कर्मचारी कौन कौन होते हैं? जैसे लोको पायलट हुआ, ट्रेन मैनेजर हुआ, टीटीई हुआ, जो भी कर्मचारी है वह। एसीसीआई पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो पूरी ट्रेन में जाता भी है और वापस आता है, तो उस पर लागू नहीं होता। बाकी रनिंग कर्मचारियों के लिए होता है। तो सर 2 प्रकार की ड्यूटी होती है, 8 घंटे से कम या 8 घंटे से ज्यादा। ये 2008 में नियम बनाए गए, और 2008 में कुछ 9 घंटे की ड्यूटी के नियम बनाए गए। 9 घंटे का मतलब 9 से कम ड्यूटी होनी चाहिए। अगर 9 से ज्यादा जा रही है तो 9.5 घंटे बाद कंट्रोल को सूचना देनी पड़ेगी। इमरजेंसी सिचुएशन में 12 घंटे ड्यूटी हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। कोई डिजास्टर आ गया हो, कोई परेशानी आ गई हो, तो सीधी सीधी सटीक भाषा में सीधा याद करा देता हूं। रनिंग कर्मचारी अगर कोई भी है, रनिंग कर्मचारी उनको बोलेंगे जो ट्रेन में यात्रा कर रहे हो ड्यूटी करते समय। लोको पायलट, गुड्स गार्ड, ट्रेन मैनेजर या फिर जो टीटी है वह चलेगा, ये रनिंग ड्यूटी के अंदर काउंट होंगे। इनको कई प्रकार के बेनिफिट भी मिलते हैं और ये मेहनत भी बहुत करते हैं। असलियत में सच्ची ड्यूटी इनकी है, जब रात को 2 बजे ट्रेन है तो इनको 30 मिनट पहले, ट्रेन के टाइम से पहले, वो साइन ऑन का टाइम होता है, उस टाइम के अंदर इनको आना पड़ेगा।
तो कुल मिला के रनिंग जो कर्मचारी हैं उनको 8 घंटे से कम ड्यूटी मुख्यालय पर, अगर मुख्यालय पर हेडक्वार्टर, मुख्यालय यानी कहाँ है, हेडक्वार्टर, अगर हेडक्वार्टर पर तो यहां लिख रहा हूं मैं, अगर 8 घंटे से कम ड्यूटी है, यहां ड्यूटी लिख रहे हैं हम, अगर ड्यूटी आपकी 8 घंटे से कम है, 8 घंटे से कम है, तो यहां हेडक्वार्टर की बात करेंगी और यहां बात करेंगे आउट ऑफ हेडक्वार्टर, इसकी बात करेंगे। दिमाग में एक बार बैठा लेना, एकदम क्लियर कर देंगे सारी बातों को, बोलो क्लियर। तो रनिंग ड्यूटी अगर 8 घंटे से कम है तो हेडक्वार्टर के अंदर है, तो फैमिली के साथ रह रहे होंगे, तो रेल ने ऐसे नियम बनाए हैं कि आपको 12 घंटे का रेस्ट दिया जाए। और अगर आपकी ड्यूटी जो ड्यूटी है ये 8 घंटे से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब आपको कितने घंटे का रेस्ट दिया जाए, 16 घंटे का। बिल्कुल ये नियम बने हुए हैं। अब आपके डिपार्टमेंट में जो शॉर्टेज हो जाए स्टाफ की, एनी टाइम इमरजेंसी सिचुएशन बनी रहे, वो एक अलग बात है, वरना रूल्स में यही कहा गया है। देखो दूसरी चीजें दोस्तों, मैटर प्रिपेयर किया जाता है तो उसकी आप जो अच्छाई लगे, वो अच्छाई भी बहुत सारी होती हैं, और छोटी मोटी कॉमन मिस्टेक अगर हो जाए तो उसको आप दरकिनार करिए और बाकी मैटर को पढ़िए, उसको आप खुद से सही करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, हम आपके लिए अप्रिशिएट करेंगे बिल्कुल। ऐसे ही चीजें आपकी धीरे धीरे, क्योंकि कई चीजें बदल जाएंगी। अभी हम भत्ते पढ़ेंगे तो कई भत्ते ऐसे हैं, जब डीए 50% पहुंचा तो ये था कि ये 25% बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है हमने पहले क्या डेटा उठा लिया हो, भाई थोड़ा सा पहले का डेटा जहां भी ढूंढेंगे, अब धीरे धीरे अपडेट होंगी ना वो चीजें, 50% दिए, तो इसलिए ऐसी एरर्स को आप नेग्लेक्ट करते हुए एक प्रकार से हमारी जो भावना है, मेन हमारा एम है उस पर जाना कि हम आप तक क्या क्या पहुंचा रहे हैं। 1 घंटे के अंदर इतना नॉलेज, अब के 1 घंटे बाद में देखना आप कितना नॉलेज लेकर बैठोगे दोस्तों, याद रखिए। यहाँ तो रनिंग रूल्स की अगर बात करें तो 8 घंटे से कम ड्यूटी है, हेडक्वार्टर पर आप होंगे तो आपको रेस्ट 12 घंटे का दिया जाएगा, और 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी है तो 16 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। और अगर आउट ऑफ हेडक्वार्टर है तो आपका परिवार वहां नहीं होगा, फैमिली नहीं होगी, इसका मतलब ये जो ड्यूटी है ये, इसके लिए आपको रेस्ट कितने घंटे का दिया जाएगा, अगर 8 घंटे से कम ड्यूटी है तो 6 घंटे का रेस्ट, और 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी है तो आपको 8 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा हेडक्वार्टर के बाहर, ये रूल्स के अंदर है, बोलो क्लियर। हेडक्वार्टर में तो कितना है, यहां पर 12 और 16, 12 और 16, और हेडक्वार्टर के बाहर हो तो 6 घंटे और 8 घंटे, बोलो क्लियर है। आप याद रख सकते हैं इसका डबल, इसका डबल, बोलो क्लियर है क्या। हेडक्वार्टर से बाहर हो तो यहाँ 6 और 8 याद रख लो, उसके बाद में डबल कर दो। हेडक्वार्टर में हो तो 12 घंटे और 16 घंटे, वेरी गुड दोस्तों। तो यहाँ कह रहा है 8 घंटे से कम ड्यूटी है और हेडक्वार्टर में हो, कितना विश्राम देना पड़ेगा, सर 12 घंटे का विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि आप हेडक्वार्टर के अंदर है दोस्तों, बोलो क्लियर है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस बात को आप याद रखें। नेक्स्ट, अगर 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी हो गई और फिर भी आप हेडक्वार्टर पर हैं तो आपको कितने घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा, 16 घंटे का रेस्ट देना पड़ेगा। 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी है तो आपको 16 घंटे का, 8 घंटे के अंदर थी तो 12 घंटे, हेडक्वार्टर के अंदर हैं तो, बाहर होते तो ये 6 और 8 हो जाता। अब आगे सवाल, मुख्यालय के बाहर 8 घंटे से कम ड्यूटी है तो कितने घंटे का, तो सर 6 घंटे का रेस्ट मिलेगा अगर 8 घंटे से कम ड्यूटी है तो, और मुख्यालय के बाहर अगर 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी है तो आपको कितना विश्राम देना पड़ेगा, 8 घंटे का विश्राम देना पड़ेगा। बोलो क्लियर, बात समझ में आई, मैं जो समझा रहा हूं वो बात पहुंच रही है ना अब तक, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, तो यहां से आगे अगर हम बात करें, ड्यूटी समय की गणना किस समय से की जाती है। देखो कई बार क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि आप घर से चलोगे तब से ड्यूटी मानी जाएगी। एक रेलवे में फिक्स प्रावधान, रेलवे इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि हर आदमी के हितों को ध्यान में रखा गया है, जितने भी लोको पायलट हैं, जो टीटी हैं, जितने भी गुड्स गार्ड हैं, तो इनके लिए साइन ऑन से 30 मिनट पहले ध्यान रखना। लेकिन कई बार ट्रेन के अंदर एसीसीआई चलते हैं, एसीसीआई जो चलते हैं ये कौन होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कर्मचारी होते हैं। सर ये क्यों होते हैं, देखो टीटी गार्ड ये सारे एक वैधानिक सीमा में ड्यूटी करके अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, राती भी ट्रेन को वापस लेके आ जाएंगे, अपने रेस्ट जितने मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग, बोलो क्लियर। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एसीसीआई जो होता है वो उस ट्रेन में स्टार्टिंग से जो उसका प्राइमरी डिपो होगा, प्राइमरी डिपो मतलब जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है वो प्राइमरी डिपो होता है, और जहां पर जाकर रुककर वापस आती है वो सेकेंडरी डिपो होता है। तो ये प्राइमरी डिपो से चढ़ेगा और सेकेंडरी डिपो पर जाएगा और वापस आएगा और यहां लाके छोड़ेगा इस ट्रेन को। तो सर इतनी लंबी ड्यूटी, 3-3 दिन ट्रेन चलती है, 7-7 दिन ट्रेन चलती है, तो उनको रेलवे क्या अलग से सैलरी देता है, सैलरी नहीं देता, उनको रेलवे ऑफ दे देता है। ऑफ का मतलब एक 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा एक दिन अगर आपने पूरा ड्यूटी किया है तो 8 घंटे की ड्यूटी के लिए 8 घंटे का एक मतलब एक दिन का ऑफ मिल जाएगा।
नॉर्मली आप मोटा मोटा ये समझिए कि अगर आपने 2 दिन ड्यूटी लगातार कर ली ट्रेन में तो आपको दो ऑफ मिल जाएंगे, कई बार 3 ऑफ भी मिल जाते हैं, घंटों के हिसाब से तय किया हुआ है। बोलो क्लियर। तो ऑफ का मतलब क्या हुआ सर? ऑफ का मतलब घर भेज दो अगले को, रेस्ट करने दो इतने दिन। रेल कह रहा है पैसा तो नहीं देंगे लेकिन घर भेज देंगे। तो ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोग एसीसीआई जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि 3 दिन की किसी ट्रेन में चले गए और 4 ऑफ मिल गए उनको, गांव चले गए, घर चले गए 4 दिन, फिर आएंगे 3 दिन, फिर 4 दिन घर चलेंगे। सर ये 4 दिन छुट्टियां लगेंगी क्या? नहीं, ये ऑफ बनते हैं, उसके ऑफ बनते हैं तो पूरा पर्टिकुलर। तो अगर आपसे कभी भी रेल में ऐसा सवाल पूछे कि ऐसा व्यक्ति बताओ जो ट्रेन में प्राइमरी डिपो से चल के सेकेंडरी पर जाता है और सेकेंडरी से वापस प्राइमरी में आता है, तो एकमात्र इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का एसीसीआई। बोलो क्लियर। सर ये जाता क्यों है? ट्रेन में लाइट खराब हो गई, अब उसको कहां अटेंड करवाएं? चलती ट्रेन में एसी की कोई समस्या हो गई, अब उसको कहां अटेंड करवाएं? अरे एसी की कोई समस्या हो गई, अब जहां ट्रेन है उसको एक अकेली एसी सही करने के लिए तो ट्रेन रोक नहीं सकते किसी जंक्शन पर। हो सकता है जंक्शन पर चलो वहां का इलेक्ट्रिकल का आदमी, लेकिन वो 5 मिनट में सही हो या नहीं हो। तो चलती ट्रेन में इन चीजों का ध्यान रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई भी काम, और आजकल तो पावर कार होने लगी, तो पावर कार के लिए भी एक पावर कार एस्कॉर्टिंग स्टाफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का होता है। पावर कार नहीं होगी, एचओजी लोको या जो मॉडिफाइड लोको होंगे उनके थ्रू होगा, तो भी ये बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो एसीसीआई है उसकी ड्यूटी 1 घंटे पहले मानी जाती है। सर 1 घंटे पहले क्यों मानी जाएगी? इनकी तो 30 मिनट पहले मान रहे हैं। टीटी जो होगा, लोको पायलट जो होगा, गार्ड होगा, इनकी ड्यूटी जो टाइमिंग होगा ट्रेन का उससे 30 मिनट पहले माना जाएगा। 30 मिनट पहले साइन करके चार्ज लेना पड़ेगा आपको कि हाँ साहब मैं आ गया हूं। वरना तो आप तो अगर एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचेंगे तो भागता भागता तो गार्ड पहुंचेगा और भागता भागता ड्राइवर पहुंचेगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो रेल ने फिक्स नियम बना रखे हैं कि 30 मिनट पहले आप चार्ज लेंगे। ऐसे ही ये एसीसीआई है, ये 1 घंटे पहले ड्यूटी क्यों मानी जाती है? ये इसलिए कि गर्मी का और सर्दी का जैसा भी मौसम रहे, इनको 1 घंटे पहले प्लांट चला के और फिर कोच को ठंडा करना पड़ता है। तो बताइए अगर ये एट ए टाइम ये आएंगे तो पैसेंजर तो मर जाएंगे बेचारे गर्मी में। बंद रेल का कोच गर्मियों में कितना धधकता है आप खुद सोचिए। सर बात तो सही है, फिर तो 1 घंटे इनकी होनी चाहिए। तो 1 घंटे पहले और सेकेंडरी के बाद में 1 घंटे बाद में, जबकि इनकी ड्यूटी 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक ही होती है। तो ये जो ड्यूटी का टाइम ड्यूरेशन है, यहां से अगर कोई सवाल आए तो क्लियर हो जाएगा दोस्तों। जो रनिंग स्टाफ है एसीसीआई रनिंग में नहीं माना जाता है, वरना उसको रनिंग के लिए जगह देते। ये जो टीटी वगैरह इनके लिए लॉबी बनी हुई होती है, वहां जाके सोते हैं, रेस्ट करते हैं, लेकिन एसीसीआई के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये होना भी चाहिए। एसीसीआई के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। बेचारा ट्रेन में चक्कर काटता रहता है। कैसे? जैसे आप खुद सोचिए, जैसे मान लो यहां से कोई चीज है जयपुर और कोई ट्रेन है जयपुर और जयपुर से मुंबई गई है, तो अब ये मुंबई जाएगी तो 5-7 घंटे तो कम से कम खड़ी रहेगी ना मुंबई सेकेंडरी डिपो पे भी। तो 5-7 घंटे ये बेचारा कहाँ जाए, खाना कहाँ खाए? और एसीसीआई की सीट भी नहीं होती। अब एसीसीआई की सीट नहीं होती तो रेलवे डिपार्टमेंट ये कहता है कि सीट की क्या जरूरत है, ये तो ड्यूटी पर जा रहा है। तो ड्यूटी पर टीटी नहीं जाते क्या? बताइए, सीट टीटी की होती है या नहीं होती? तो इसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से अच्छी ड्यूटी, मतलब एक टफ ड्यूटी करते हुए जाते हैं एसीसीआई। कई बार पब्लिक इतनी भीड़ रहती है कि उनको खुद को सोने के लिए जगह नहीं मिलती। अब आप कहेंगे ड्यूटी पर है तो सोएंगे नहीं क्या? मतलब सोएंगे क्यों? तो लेकिन लगातार 2-2 दिन तो रेगुलर आदमी ड्यूटी नहीं कर सकता ना। जब कंप्लेंट होंगी तो उठ के उसको अटेंड कर लेंगे। तो रेल मदद कंप्लेंट ये सारी जैसी भी, कभी पंखा नहीं चल रहा, चार्जिंग पॉइंट नहीं चल रहा, एसी कूलिंग ज़्यादा दे रही है, कम दे रही है, इस प्रकार की सारी शिकायतें जो अटेंड करते हैं वो एसीसीआई होते हैं। और एसीसीआई की ड्यूटी ट्रेन चलने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक होती है। बोलो क्लियर। इस प्रकार से उनकी ड्यूटी मानी जाती है। जबकि ड्यूटी समय की गणना रनिंग स्टाफ की जो होगी ये साइन ऑन से 30 मिनट पहले होगी। ये किस लिए होती है? ताकि उन्हें चार्ज दिया जा सके कि हाँ साहब मैं ड्राइवर हूं इस ट्रेन का, मैं ले जाऊंगा। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है? अगर बेहतरीन क्लास लग रही है तो लाइक कर दो, तुरंत ही शेयर कर दो। अगर आपको स्टेटस पर लगाना है स्टेटस पर लगा दो कि धूम मचा देंगे, सीरीज चल रही है और बेहतरीन तरीके से जितने कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर कर देंगे। दोस्तों समय का अभाव है, वरना किताबें खोल के रख दूंगा मैं आपके सामने। समय का बहुत अभाव है, एक ही क्लास बना पाते हैं मैक्सिमम एक दिन में। तो आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, ड्यूटी समय की गणना साइन ऑफ के लिए कितने समय बाद तक मानी जाती है?
तो साइन ऑफ के कितने, ये रनिंग स्टाफ की बात हो रही है, तो कितने समय बाद तक मानी जाती है सर? 15 मिनट बाद तक। 30 मिनट पहले से चार्ज माना जाएगा और ड्यूटी खत्म होने के 15 मिनट बाद तक आपको ड्यूटी पर माना जाएगा। तब तक का आप जो भी आपके अलाउंस मिलते हैं वो क्लेम कर सकते हैं। लगातार नाइट ड्यूटी मैक्सिमम कितने दिन तक कराई जा सकती है? अधिकतम। उसके बाद नाइट ड्यूटी मत कराओ वरना कर्मचारी मना कर सकता है, बिल्कुल अधिकार है उसका। तो एक प्रकार से लगातार 6 दिन। और रेल में एक आ गया है कि 6 दिन के बाद में आपको अगले दिन उसको रेस्ट देना पड़ेगा, और रेस्ट देने के बाद फिर आप इसको नाइट में मत बुलाओ। लगातार 6 दिन से ज्यादा आप नाइट ड्यूटी मत कराओ। बोलो क्लियर? ऐसा हमें ध्यान होना चाहिए। और नाइट ड्यूटी कब से कब तक मानी जाती है? रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। नाइट में 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक। ध्यान रखें, ये 8 घंटे की ड्यूटी नाइट ड्यूटी मानी जाती है। इसके अंदर ही जो भी कर्मचारी हैं वो एनडीए अप्लाई करते हैं, नाइट ड्यूटी अलाउंस भर के देते हैं। ये आपके बेसिक प्लस डीए गुणा घंटे बटे 200, इस प्रकार से आपसे काउंट किया जाता है। बोलो क्लियर? तो ये ध्यान रखें। तो यहां कहा जा रहा है लगातार नाइट ड्यूटी 6 दिन से ज्यादा मत कराओ। ड्यूटी के बिना न्यूनतम कितना विश्राम अनिवार्य है? ड्यूटी के बिना, तो देखो ड्यूटी के बिना मतलब ये सवाल घुमा के दे रहा है, बाकी ये चाह रहा है कि कम से कम कितना विश्राम दिए बिना ड्यूटी मत कराओ। 6 घंटे का मिनिमम विश्राम तो दो आदमी को। देखो कई बार हम क्या है दोस्तों, कई बार कई लोग ऐसे कहते हैं, कमेंट में ऐसा भी कमेंट कर देते हैं कि सर आप इतनी ज्यादा बात मत बताया करो, सीधा अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाया करो। लेकिन जब तक किसी चीज पर स्टे नहीं करेंगे ना, वो याद ही नहीं रहेगी बात। किसी आदमी को आप डेली मिल रहे हो उससे तो शक्ल याद रहती है। 6 महीने से मिलोगे तो थोड़ा थोड़ा चेहरा याद रहेगा, और अगर 2-4 साल बाद मिलोगे तो कई बार तो आप भूल भी जाते हो कि यार ये कौन था। अगला कह रहा है, याद दिला रहा है, मैं वो हूं, लेकिन आप कह रहे हो यार दिमाग में नहीं आ रहा। तो सर थोड़ा स्टे करिए, हमें हमारे तरीके से एक बार पढ़ाने दीजिए। हो सकता है आपके सजेशंस हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, लेकिन एक बार हमें करने दो, ठीक है? समझाने दो सबको, सबका माइंड अलग अलग होता है। ड्यूटी के बिना न्यूनतम कितना विश्राम जरूरी है? तो यहां आप ये मत सोचिए कि ये घुमा के क्वेश्चन दे रहा है, आप तो ये सोचिए कि कम से कम कितना रेस्ट देकर ही ड्यूटी पर बुला सकते हैं। तो कम से कम मिनिमम 6 घंटे की अगले को आराम दो, 6 आवर्स का आराम दो कम से कम। और हेडक्वार्टर वाला बता दूं, फिर से बता देता हूं एक बार, अगर हेडक्वार्टर के 8 घंटे से कम ड्यूटी कर रहे हो और हेडक्वार्टर के अंदर हो तब तो 12 घंटे का रेस्ट, और बाहर हो तो 6 घंटे का। और 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर रहे हो तो आप क्या करेंगे? हेडक्वार्टर के अंदर 16 घंटे का और बाहर कितने घंटे का? 8 घंटे का। याद रख लेना इस बात को, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। नेक्स्ट, 45 साल तक मेडिकल परीक्षण कितने साल में एक बार होता है? तो ये जो टेक्निकल जो पोस्टें होती हैं, टेक्नीशियन वगैरह की जो पोस्टें होती हैं, और जितने भी फिट है आप एएलपी वगैरह की पोस्ट होती हैं, आप फिट है या नहीं है इस बात के लिए 45 साल तक कितने साल में एक बार, कितने वर्षों में एक बार ऐसा होता है? तो साल में एक बार। जरूर ध्यान रखें, 45 ईयर्स की एज में 4 साल में एक बार, ये कह रहा हूं 4 साल में एक बार। फिर इससे 55 के दौर में, इस बीच में आपकी 2 साल में एक बार मेडिकल कराना पड़ेगा। जैसे जैसे एज डलती जाती है, मेडिकली आप फिट होने चाहिए, आपके शरीर के साथ कोई रिस्क नहीं हो जाए और ना कोई अनहोनी रेलवे प्रशासन के साथ या ऐसी दुर्घटना ना हो जाए पब्लिक के साथ। अगर आप मान लो ट्रेन ड्राइवर है, और अगर आप ट्रेन ड्राइवर है और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वहां रिस्क आपके साथ भी है और आपके हाथ में लोगों की जिंदगियां भी हैं। और अगर 55 से 60 तक चले जाएंगे तो सर हर साल कराना पड़ेगा, ईच ईयर। इस बात को याद रखें। तो बताइए 45 ईयर्स तक 4 साल में एक बार, 45 से 55 तक 2 साल में एक बार, और 55 से 60 तक हर साल, ईच ईयर। कई बार तो ऐसा भी पूछा जाता है विभाग की तरफ से कि ये आदमी सही ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, वरना कंपलसरी रिटायरमेंट भी दे देते हैं कि आप रिटायरमेंट लीजिए, घर जाइए। सुपरवाइजर से पूछा जाता है, व्यवहार पूछा जाता है, कैसी नौकरी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, संतोषजनक काम है या नहीं है। 45 से 55 की एज तक मेडिकल 2 साल में एक बार, 45 तक 4 साल में एक बार, और 45 से 55 2 साल में एक बार मेडिकल होना जरूरी है। और 55 से 60 तक ये वही सवाल है सर, प्रतिवर्ष एनुअली हाउ इज मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बिटवीन 55 टू 60 ईयर्स? एनुअली कंडक्ट होना जरूरी है। बोलो क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है? दोबारा बता देते हैं, 45 साल जब से आप नौकरी लगे हैं 45 साल तक, ये केवल मिनिस्ट्रियल या जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, उनको छूट है, क्योंकि उनका मेडिकल इसलिए नहीं होता कि उनको C2 कैटेगरी चाहिए, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो रनिंग कर्मचारी हैं उनके लिए, और जो टेक्निकल स्टाफ है उनके लिए,
इनके लिए 45 साल तक तो 4 साल में एक बार, 45 से 55 साल तक 2 साल में एक बार, और 55 से 60 साल तक। सर 60 ही क्यों? क्योंकि 60 ही तो आपकी सेवानिवृत्ति की उम्र है। DOR है ये, डेट ऑफ रिटायरमेंट, और डेट ऑफ रिटायरमेंट है तो इन 5 साल के तो आपको एवरी ईयर आपको मेडिकल कराना पड़ेगा कि आप फिट है साहब। रेल सेवा नियम 2008 के अनुसार रनिंग भत्ता कितना होता है? सर सबसे बड़ी बात रनिंग भत्ता, तो ये रनिंग में जो कर्मचारी, देखो नॉर्मली किसी कर्मचारी को वेतन मिलता है वो क्या मिलता है? सबसे ज्यादा वेतन बेसिक प्लस डीए पर डिपेंड करता है, ये होता है बेसिक प्लस डीए, असली वेतन यही होता है। बाकी एचआरए तो आपका रहने का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीपी जो होता है वो आपका आने जाने का, ऑफिस आने जाने का खर्चा हो गया। ये पैसा आपको मिल रहा है ड्यूटी करने का, असली पैसा बेसिक प्लस डीए। बोलो क्लियर? तो जो रनिंग कर्मचारी होते हैं उनके लिए 2008 के नियमों के अनुसार क्या कहा जाता है? उनके लिए कहा जाता है कि आपका जो बेसिक होगा और जो डीए लगेगा वो बेसिक प्लस बेसिक का 30% और जोड़ के और फिर इस पूरे पर डीए लगेगा। बोलो क्लियर? मतलब एक प्रकार से सीधा सीधा कहूं क्या कि नॉर्मल किसी कर्मचारी को, कोई भी कर्मचारी है रेल के अंदर जिसको 100 रुपए अगर मिल रहे होंगे तो उसको 130 मिलेंगे बेसिक। अगर 100 रुपए बेसिक होगा तो उसका 130 होगा, तो इसका जो डीए है वो भी 100 पर लगेगा, तो रनिंग कर्मचारी का डीए भी 130 पर लगेगा। डीए वर्तमान में कितना परसेंट है कमेंट बॉक्स में डाल दो। डीए साल में कितनी बार बढ़ता है? 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कौन सा इंडेक्स देखकर लगाया जाता है? सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भारत सरकार बहुत पीछे चल रही है, इसका डेटा अभी भी 2011 के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इसमें जो 420 के लगभग डेली यूज वाला सामान है उनकी प्राइस देखकर और फिर तय किया जाता है कि महंगाई बढ़ी या ना बढ़ी। तो आप 2011 का मूल्य ले रहे हो चीज का, तो फिर बात तो पीछे की रह जाएगी ना। आज 15 साल आगे हो गए हम, तो आज की प्राइस, इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि भारत के ये जो जीडीपी के आंकड़े ना, भारत कह रहा है इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया। अरे आप 2011 की तो प्राइस लेके चल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तो आज आगे बढ़ोगे। आज की प्राइस लो और फिर डेटा दो, असलियत पता लग जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर सीपीआई जो इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसके आधार पर क्या देखा जाता है? डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता कितना मिलेगा। वर्तमान में कितना है बताइए? 59% है, कितना है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बोलो क्लियर? कई बार 2% बढ़ा देते हैं, कई बार 3% बढ़ा देते हैं, कई बार 4% भी बढ़ा देते हैं। चुनाव आने वाले होते हैं तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो बताइए ये जो रनिंग कर्मचारी है इनका जो डीए लगता है, मतलब एक प्रकार से बेसिक भी 30% ज्यादा जुड़कर फिर डीए लगता है, इसलिए इनकी सैलरी अक्सर ज्यादा बनती है। बेसिक प्लस बेसिक का इनको रिटायरमेंट के टाइम भी बेनिफिट है। क्या है रिटायरमेंट के टाइम बेनिफिट? किसी भी आदमी की पेंशन जो बनती है, किसी भी आदमी की पेंशन, नॉर्मल आदमी की कोई भी पेंशन बन रही होगी तो इनकी 155% बनेगी। मतलब एक प्रकार से इनको पेंशन के लिए कितने परसेंट का बेनिफिट मिलता है? 55% का। लेकिन कई बार आपने ऐसा नाम सुना होगा कि डी कैटेगराइज होके कुछ लोग आ जाते हैं। बोलो आते हैं क्या डी कैटेगराइज? डी कैटेगराइज होना किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई ट्रेन चालक है या कोई ट्रेन मैनेजर है, अब उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई समस्या हो गई, कोई बीमारी हो गई, अब वो ट्रेन चलाने में सक्षम नहीं है, तो आप बताओ उसको रेल से निकाल देंगे क्या? नहीं निकालेंगे। तो उसको क्या करेंगे? मिनिस्ट्रियल स्टाफ, क्लेरिकल स्टाफ में मर्ज कर देंगे, हॉस्पिटल में लगा देंगे, डीआरएम ऑफिस में लगा देंगे, किसी डिपो में बाबू का काम करा लेंगे, इस प्रकार के काम उससे कराए जाएंगे। तो अब बताओ जब वो रेल में चल ही नहीं रहा तो उसको ये चीज मिलनी चाहिए क्या? ये तो नहीं मिलनी चाहिए, ये तो उसको मिलनी चाहिए जो रनिंग से रिटायर हो। तो सर रिटायर हो उसी को मिलती है। और क्या ध्यान रखें? तो सर उसको क्या मिलना चाहिए? वो कभी तो ट्रेन में चला है बेचारा, बाकी नॉर्मल ड्यूटियों वाले से तो अच्छा है ना वो। तो सर रेल, बिल्कुल रेल प्रशासन ने इस बात का ध्यान रखा है और उसको 30% का बेनिफिट देके और 130% पेंशन मिलती है। मतलब बेसिक तो उसकी जो पेंशन बनेगी नॉर्मल कर्मचारी की वो तो हम 100% मान रहे हैं। तो जो रनिंग से ही रिटायर हो रहा है उसको तो 155% पेंशन मिलेगी। और जो डी कैटेगराइज होके कोई दूसरे पद पर चला गया लेकिन कभी ना कभी रनिंग ड्यूटी में रहा है उसको 130% पेंशन मिलेगी। और नॉर्मल रेलवे के कर्मचारी को, टेक्नीशियन वगैरह को, इनको 100% पेंशन मिलती है। 100% का मतलब जितनी भी पेंशन बनती है। बोलो बात समझ में आ रही है? बहुत सारी बातें, मतलब रूल अंडर रूल है, रूल अंडर द रूल। तो इनको बहुत सबको सारी बातों को याद रखना पड़ता है। क्लियर कर दूंगा दोस्तों, रटवा दूंगा सारी बातें, बस आप लाइक कर दो। हाँ आप
दबाओ बटन दबा के आओ पहले, ठीक है। अब देखिए, तो यहां कहना चाह रहा है कि रनिंग भत्ता कितना होता है। रनिंग भत्ता इसकी, पेंशन की बात नहीं कर रहे, पेंशन तो मैं ले आया है बीच में, बात तो हम इसकी कर रहे हैं। बताओ कितने परसेंट होता है, 30% एक्स्ट्रा होता है। ये 30%, बेसिक का 30%। बोलो क्लियर है। डॉक्टरों के लिए एनपीए होता है, और एनपीए कितना होता है, 20% होता है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है 20%। क्या पेंशन में भी कोई रोल होता है क्या उसका? देखिए, सेवानिवृत्ति लाभों में रनिंग भत्ता कितने परसेंट जोड़ा जाता है पेंशन के अंदर, पेंशन के अंदर। अब कहीं भी यहाँ ऐसा नहीं कह रहा कि डी कैटेगराइज, तो सामान्यतः कितने परसेंट जोड़ा जाता है, 55%। रिटायरमेंट के टाइम पर 55% रनिंग भत्ता आपका जोड़ा जाएगा। बोलो क्लियर, 155% पेंशन बनेगी। लोको पायलट मेल एक्सप्रेस का किलोमीटर भत्ता कितना होता है, तो बताइए कितना होता है, 255 होता है। 3 प्रकार की ट्रेन होती हैं, एक तो मेल या फिर एक्सप्रेस, एक ये लोकल पैसेंजर जो गाड़ियां होती हैं वो, और एक गुड्स गाड़ियां होती हैं। बोले ये 3 ही प्रकार की ट्रेनें चलाएगा, तो ये 3 प्रकार की ट्रेनें चलाएगा। तो आप ध्यान दें, मेल या एक्सप्रेस इसके लिए 255 रुपए, पैसेंजर के लिए 1 रुपया कम होता है 254, और गुड्स के लिए 253। इस प्रकार का ये नियम ध्यान रखें। बोलो क्लियर। वर्तमान में अगर कोई चेंजमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का स्वागत है। लेकिन वर्तमान में आप यही ध्यान रखें, मेल एक्सप्रेस कोई भी ट्रेन है उसमें क्या है, पैसेंजर की सुविधाएं, कई लोगों की जान आपके हाथ में होती है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है। पैसेंजर जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, वहां 254, और गुड्स जो माल गाड़ियां है वहां 253। इस प्रकार का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, पैसेंजर ट्रेन के लिए भत्ता कितना है, तो सर ये कितना है, 254, याद रखें 254। और गुड्स ट्रेन के लिए भत्ता कितना है सर, गुड्स ट्रेन के लिए भत्ता है 253। ये गार्ड के लिए है, ट्रेन मैनेजर के लिए ध्यान रखना 228। तो यहाँ 253 आंसर हो जाएगा। अरे आ रहा है क्या समझ में थोड़ा बहुत है? बहुत बढ़िया, मस्त रहा करो, तैयार कर दूंगा मैं आपको रेडी एग्जाम तक। मैंने कहा ना, हम डेली मटेरियल, कई स्टूडेंट कहते हैं सर आज ही मैटर दे दो, मैं आज ही सारा, अरे तसल्ली ले लो थोड़ा, हम बैठे हैं ना, करवा रहे हैं तैयारी, भेज रहे हैं ना मैटर। तो इसलिए हम, आप निश्चिंत रहिए, हमारी टीम लगी हुई है इस काम के लिए। कभी कभार थोड़ा समय लग जाता है, देर आए दुरुस्त आए, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, और क्या चाहिए बताइए। देखिए, रनिंग कर्मचारियों के लिए सामान्य ड्यूटी कितने घंटे की होती है? रनिंग कर्मचारियों के लिए 2008 में जो भी नियम बनाए गए ना, वो 9 घंटे ड्यूटी के नियम बनाए गए। हेडिंग ही ये है कि रनिंग कर्मचारियों के लिए 9 घंटे ड्यूटी के नियम। बोलो क्लियर, 9 घंटे ड्यूटी के नियम है। लेकिन अगर 9.5 घंटे तक आप ड्यूटी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको सूचना देनी पड़ेगी, किसको बताइए, कंट्रोल को। आपको कंट्रोल को सूचना देनी पड़ेगी कि साहब 9.5 घंटे से ऊपर ड्यूटी जा रही है। और इमरजेंसी केस में आप कितने घंटे की ड्यूटी करेंगे, 12 घंटे की। और हाल ही में हमने पढ़ा कि कितने घंटे की ड्यूटी के बिना कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता, कितने घंटे के विश्राम के बिना नहीं बुलाया जा सकता, 6 घंटे के विश्राम से पहले उसको ड्यूटी से नहीं बुलाया जा सकता। 6 घंटे का विश्राम तो उसको देना पड़ेगा, तो 6 घंटे के विश्राम के बिना उसको ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता। इसके अलावा अगर हेडक्वार्टर के अंदर है और 8 घंटे से कम ड्यूटी कर रहा है तो 12 घंटे का रेस्ट, और 8 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर रहा है तो 16 घंटे। हेडक्वार्टर के बाहर गया है तो उसको फटाफट हेडक्वार्टर बुलाने की कोशिश करते हैं, इसलिए आउट ऑफ हेडक्वार्टर ये 6 घंटे और कितने घंटे हैं, 8 घंटे है दोस्तों। बोलो क्लियर है क्या? और जो रनिंग स्टाफ है उसका ड्यूटी साइन ऑन का जो ड्यूटी पर चार्ज लेने का टाइम है, ये 30 मिनट पहले चालू हो जाता है और 15 मिनट बाद तक चलता रहता है आपका। एसीसीआई का 1 घंटे का ध्यान रखें एसी वगैरह चलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ रनिंग कर्मचारी के लिए सामान्य ड्यूटी के नियम कितने हैं, 9 घंटे ड्यूटी के नियम है। आपातकाल में अधिकतम ड्यूटी कितनी हो सकती है? आपातकाल में अधिकतम, इमरजेंसी में मैक्सिमम ड्यूटी कितनी हो सकती है, 12 घंटे। तो दोस्तों कई बार क्या है, नियमों में नियम लिखे हुए हैं, तो आप एकदम ये मत किया करो सीधा ही मैसेज कि हाँ सर इसमें तो यही होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, रूल के अंदर रूल लिखे हुए हैं, तो किसी के लिए ऐसी आप कह दोगे नहीं अड़ जाओगे सर, सीएल तो 10 ही मिलती है, तो बताओ हैंडीकैप्ड को 14 मिलती है नहीं मिलती? जो पहाड़ी क्षेत्र वाले लोग हैं उनको 13 मिलती है नहीं मिलती? जो डीआरएम ऑफिस ऑफिशियल लोग हैं उनको 8 मिलती है, 2 आरएच मिलती है नहीं मिलती? तो इसलिए रेलवे के अंदर रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर इमरजेंसी में ड्यूटी 12 घंटे। महंगाई भत्ता किस सूचकांक पर आधारित होता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
महंगाई भत्ता यानी डीए, डीए को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, ये लिखा हुआ है यहाँ पे डियरनेस अलाउंस। साल में 2 बार इसकी आकलन होता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई। जितना महंगाई बढ़ा है उतना % आपके डीए में चेंजमेंट कर दिया जाता है। और जो डीए होगा मतलब ये किस पर लगता है आपका, हमेशा बेसिक पर। लेकिन जो रनिंग कर्मचारी होंगे उनके बेसिक प्लस बेसिक का 30%, मतलब बेसिक के 130% पर डीए लगता है। और जो पेंशन ये प्राप्त करेंगे तो बेसिक का जितने भी उनके भत्ते होंगे उनका 155% प्राप्त किया जाएगा। लेकिन अगर कोई डी कैटेगराइज स्टाफ है तो फिर 30% ही बेनिफिट मिलेगा, 130% उसको बेनिफिट मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? इस प्रकार से हमने तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सीपीआई है और इसको देखकर ही महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। इसका डेटा है कुछ। ब्रेकडाउन भत्ता किन कर्मचारियों को दिया जाता है? ब्रेकडाउन का मतलब क्या हुआ? ब्रेकडाउन यानी अचानक से जरूरत पड़ गई, अचानक से जरूरत पड़ गई और कहीं पर मान लो डीरेलमेंट हो गया, ट्रेन पटरी से उतर गई, एक्सीडेंट हो गया ट्रेनों का, कई प्रकार की समस्याएं, इसलिए रिलीफ ट्रेन होती है, रिलीफ ट्रेन। और एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एआरटी। बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है दोस्तों, एआरटी और स्पार्ट की। स्पार्ट की फुल फॉर्म याद कर लेना, एक तो स्मार्ट जो प्रोपेल्ड जो ट्रेन है उसकी, और एक यहाँ पर एआरटी एक्सीडेंट एंड रिलीफ ट्रेन। तो यहाँ एआरटी या एआरएमई जो स्टाफ है इसके लिए ब्रेकडाउन भत्ता मिलता है। इनको हर महीने फिक्स पैसा मिलता है कि आप एनी टाइम तैयार रहते हो, 6 मिनट के अंदर भाग के जाना पड़ता है आपको, या 5-10 मिनट लग जाते हैं कई बार। तो इतनी देर में सायरन बजता है एआरटी का, बहुत सारे लोग आप में से काम भी कर रहे होंगे, तो कहीं भी जगह जगह एआरटी होती है। तो अगर कहीं भी डिरेलमेंट हुआ है, सायरन बजता है, कंट्रोल से फोन जाता है, तुरंत भाग के आपको जाना पड़ता है। अलग अलग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल के भी आदमी होंगे, इलेक्ट्रिकल के भी होंगे, पावर के भी होंगे, मेडिकल लाइन के भी होंगे, बाकायदा पहले से ही नाम दिए हुए होते हैं कि हमारा एआरटी स्टाफ वो है और उसी के खाते में वो भत्ता मिलता है। बोलो क्लियर? तो एक प्रकार से एआरटी एआरएमई स्टाफ, ये एआरटी के लिए एक्सीडेंट एंड रिलीफ ट्रेन उसके लिए नॉमिनेटेड होता है। बोलो क्लियर? याद रह जाएगा। इसके लिए 8 किलोमीटर वाला रूल लागू नहीं होता। अब सर ये 8 किलोमीटर वाला रूल कौन सा है? अगर आप हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर बाहर जाते हैं तो ही आपका टीए चालू होता है, ध्यान रखना, तभी टीए लागू है, वरना तो कंटीजेंट लेंगे। कंटीजेंट यानी कन्वीनियंस चार्ज, ध्यान रखना। अगर 8 किलोमीटर के अंदर है तो रेल आपको कन्वीनियंस चार्ज देगी, हर डिवीजन का अलग अलग होता है। वर्तमान में आप ऐसे मान लो कि पहले किलोमीटर के 15 रुपए हैं और बाद में 9 रुपए के हिसाब से हर किलोमीटर का। अगर 1 किलोमीटर जाते हैं आप तो 15 किलोमीटर और बाद में 9 रुपए हर किलोमीटर के जोड़ते जाओ, ऐसा है कंटीजेंट अलाउंस। लेकिन 8 किलोमीटर से बाहर चले गए तो फिर आपका टीए लागू हो जाएगा। अगर 8 किलोमीटर के बाहर चले गए तो आपका क्या लागू हो जाएगा? टीए। अब सर टीए क्या होता है? ये ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, ये ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। और वर्तमान में टीए कितना है? तो ये लेवल के हिसाब से है, लेवल 1 से लेवल 5 तक के जितने भी कर्मचारी हैं उनका टीए वर्तमान में 625 है, पहले 500 था। फिर जैसे ही डीए 50% हुआ, 25% बढ़ गया और 625 हो गया। तो बताइए यहां लिख दिया लेवल 1 से लेवल 5 तक। अब बताइए लेवल 6 से लेकर और लेवल 8 तक के जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये जो है ये वर्तमान में 100% टीए, 100% की बात कर रहा हूं मैं, 100% टीए। अगर 8 किलोमीटर से बाहर निकल गए तो आपके 1000 रुपए पक्के हो गए। और अगर लेवल 9 से 11 की बात करते हैं तो 9 से 11 तक 1150 रुपए आपका बनता है। उसके बाद में लेवल 12, लेवल 14 से ऊपर आपका बन जाता है 1500 रुपए। तो इस प्रकार से टीए की रेट है। तो सर ये टीए कितनी देर आदमी बाहर रहेगा, इसकी भी तय कर रखा है। इसको भी तय कर रखा है कि अगर 6 घंटे से 6 घंटे के अंदर लौट कर वापस आ गए तो 30% मिलेगा। किसका 30%? जो ये है ये 100% है। जो हमने 625 बात की, 1000 बात की, 1150 बात की, ये 100% है। इसका 30% निकाल लो, गुणा 30/100 कर लो साहब। बोलो क्लियर? और अगर आप 12 घंटे के अंदर लौट के आ गए, अंदर अंदर की बात कर रहा हूं, 12 घंटे के अंदर, चाहे 7 घंटे में लौट के आए हों, तो फिर आपका टीए जो बनेगा ये कितने % बनेगा? 70% टीए बनेगा। और अगर आप 12 घंटे के बाद भी बाहर रहे तो फिर 100% टीए बनेगा। अगर 12 घंटे की भी बाहर रहे तो 100%। एपीओ वगैरह की एग्जाम में खास तौर पर ध्यान रखना, एपीओ क्यों? हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेवलिंग अलाउंस, तो मैंने कहा कि यहां पर ब्रेकडाउन भत्ते के लिए 8 किलोमीटर होना जरूरी नहीं है, जहां से निकल गए ना वहीं से ब्रेकडाउन अलाउंस चालू हो गया आपका। बोलो क्लियर है क्या? तो इसलिए 8 किलोमीटर का रूल भी जरूरी नहीं है। ये हमने बताया 625, 1000,
1150 और ये 1514 प्लस लेवल 14 प्लस 6 घंटे के अंदर आ गए तो 30%, 6 घंटे से 1 घंटा भी नहीं 1 मिनट भी ऊपर चले गए तो 70%, और 12 घंटे से ज़्यादा चले गए तो 100%। इस प्रकार से 8 किलोमीटर के अंदर हैं तो फिर टीए क्लेम, ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते, कंटीजेंट क्लेम करना पड़ेगा। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये मिलते हैं, आगे 9 रुपये इस प्रकार से मिलते हैं। तो सर ये टीए हुआ, तो टीपी क्या हुआ? टीपी ऑफिस आने जाने वालों की बात हो गई। ऑफिस आने जाने के लिए लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक ये टीपी मिलता है 1350 रुपए आज की डेट में। ऑफिस आने जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं इसको। इसके अलावा लेवल 4 से ऊपर अगर चले जाएंगे, लेवल 8 तक अगर हम चले जाएंगे, 8 तक, लेवल 8 तक, तो ये जो टीपी है ये बढ़कर 3600 हो जाएगा। और लेवल 8 से अगर ऊपर चले गए आप तो उसके बाद में ये 7200 रुपए हो जाएगा टीपी, इस प्रकार से। और इसमें एक रूल के अंदर रूल ये है कि लेवल 1 में ही हैं आप, चाहे 1 2 3 4 इसी में हैं, और अगर आपका बेसिक 24,200 से ऊपर हो गया तो सर फिर भी आपको 3600 मिलने लग जाएंगे। गजब है ना सर, मतलब गजब है, रूल के अंदर रूल है। होने दो, हम भी देख लेंगे रूल, कोई रट लेंगे ना, सब कुछ याद कर लेंगे। मतलब हंसी आती है कि इसमें ये याद करो, इसमें ये याद करो, कुछ नहीं है, सिंपल है एकदम, कर देंगे, कर रहे हैं ना, धूम मचा देंगे। यही सीरीज का नाम रखा है हमने। तो दोस्तों ये हमने सारी बातें की कि टीपी यानी ऑफिस आने जाने के लिए 1350, लेवल 4 से ऊपर 8 तक 3600, लेवल 8 से ऊपर 7200 रुपए, लेकिन लेवल किसी में भी हो इनमें, लेवल 1 से 4 वाले में भी 24,200 से ऊपर बेसिक चला गया, क्योंकि लेवल 1 का बेसिक वर्तमान में 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग कितना है? 18,000। तो 18,000, तो अगर ये 24,200 से ऊपर चला गया बेसिक, तो फिर आपका मामला 3600 में आने लग जाएगा। बोलो दोस्तों, क्लियर है क्या? तो ये हमारी कहानी हमने कही है। अभी 20 नंबर सवाल तक पहुंचे हैं और समय भाग रहा है, जल्दी कराना पड़ता है थोड़ा सा। लेवल 1 श्रेणी के लिए ब्रेकडाउन बता कितना है? अब देखो इसमें आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि वास्तव में अभी 25% बढ़ा के ये लिखा है हमने, या इसमें बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। लेवल 1 के लिए 338 रुपए है। 338 लेवल 1 के लिए ब्रेकडाउन बताया। ब्रेकडाउन का नाम आ जाए तो तुरंत एआरटी एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन याद कर लेना, 8 किलोमीटर का कोई रूल नहीं है। बताइए दोस्तों कहां चला गया क्वेश्चन? लेवल 6 के लिए ब्रेकडाउन बता कितना है? तो लेवल 6 के लिए कितना है? 844 रुपए, ये लेवल 6 के लिए ब्रेकडाउन बता है। एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रैक्टिस कौन करता है? डॉक्टर करता है सर। प्रैक्टिस कौन करता है? डॉक्टर। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए अलाउंस मिलता है। कितने परसेंट मिलता है सर? 20% मिलता है डॉक्टर को। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कितना मिलता है? 20% मिलता है। क्या ये पेंशन में भी कोई फर्क होता है? पेंशन में कितने परसेंट जोड़ा जाता है सर? ये तो सैलरी में तो 20% मिलेगा, पेंशन में 20% होता है या नहीं होता? बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या 20% ही होता है क्या? नेक्स्ट, एक डॉक्टरों के लिए एक चीज और याद रखना, स्टडी लीव में डॉक्टरों का बड़ा रोल है। स्टडी लीव, पढ़ाई के लिए छुट्टी लेनी पड़े तो हम हमारी लीव वाली वीडियो देख के आना एक बार, यहाँ फिर से याद करा देता हूँ। स्टडी लीव नॉर्मली कितने महीने की मिलती है? 24 महीने या 2 साल की। 12 महीने एक बार अप्रूवल लेना पड़ेगा, 12 महीने दोबारा। कम से कम नौकरी कितने साल की हो जानी चाहिए? 5 साल की, तब अप्लाई कर सकते हो। पढ़ाई करके आ रहे हो तो उस मामले में आपको क्या होना पड़ेगा? पास। और आने के बाद में आप उस नौकरी कब तक नहीं छोड़ सकते? कम से कम 3 साल तक आप नौकरी से रिजाइन नहीं दे सकते। देते हो तो भले दो, हमारा पैसा दे जाओ, रेल ये कह रही है। क्योंकि स्टडी लीव का मतलब सवैतनिक छुट्टी दी है आपको, विथ पेमेंट छुट्टी दी है, तो आप हमारा पैसा दे जाओ, नौकरी छोड़ दो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 3 साल तक नौकरी कर लेते हो और फिर छोड़ते हो तो कोई बात नहीं, फिर कुछ नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं इनको 36 महीने तक स्टडी लीव मिल सकती है, और अगर पीएचडी कोई करता है तो उसको भी 36 महीने तक स्टडी लीव मिल सकती है। ये हमारे कुछ रूल्स हैं स्टडी लीव के। स्टडी आप उसी चीज के लिए लीव ले सकते हैं जो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचा रही हो चीज। आप उस जगह बॉन्ड भरेंगे और उस बॉन्ड में कहेंगे कि हाँ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में ये यहाँ हेल्प करेगी, तो ऐसा आप कर सकते हैं। डॉक्टरों के लिए एनपीए वेतन का कितना परसेंट होता है? तो बताओ कितना परसेंट होता है? 20% होता है। तो पेंशन वाला का कमेंट कर देना, आप ध्यान रखना, ये वेतन का तो 20% होता है, पेंशन का 20% होता है या नहीं होता? कई बार थोड़ा सा सर्च भी कर लिया करो, सुनी सुनाई बातें ही केवल जहन में अपनाते हो, सर्च की हुई चीजें कितनी याद रहती हैं। हाँ जी, एनपीए की मैक्सिमम सीमा कितनी है? एनपीए मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2,37,500। 2,37,500 एनपीए मैक्सिमम। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है, इसकी फुल फॉर्म डॉक्टरों के लिए है ये।
स्वयं वाहन उपयोग भत्ता, स्वयं के लिए वाहन उपयोग भत्ता के लिए प्रतिमाह क्या रेट है वर्तमान में? तो इनमें से तो मुझे कोई सा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। 6183 था शायद, ये इधर आ गया होगा 6183। खुद का वाहन, अगर 4 व्हीलर है आपके पास खुद का, तो फिर आपको इतने रुपए कार के लिए खुद के लिए मिलेंगे। स्वयं वाहन ये डॉक्टरों को मिलता है लगभग। किसको मिलता है? डॉक्टरों को। स्वयं वाहन उपयोग भत्ता। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, वेरी गुड। तो इसको एक बार चेक कर लेना। रेल कर्मचारियों को सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, पढ़ाई का पैसा मिलता है ना बच्चों को। कितने बच्चों का? 2 बच्चों का। और दूसरा बच्चा जुड़वा हुआ तो, और पहला जुड़वा हुआ तो, आ गया ना मजा? बताइए। तो 2 सामान्य बच्चों की बात हो रही है, जुड़वा हुआ है तो फिर सबका मिलेगा। बोलो क्लियर। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, अब देखो चिल्ड्रन एजुकेशन किस प्रकार से कर सकता है? एक तो डे स्कॉलर तरीके से कर सकता है। सर डे स्कॉलर कौन सा होता है? सर डे स्कॉलर वो होता है जो दिन के दिन स्कूल जाकर आ जाए, वो डे स्कॉलर होता है। और दूसरा होता है हॉस्टलर। दूसरा कौन सा होता है? हॉस्टलर, हॉस्टल में रहने वाला। तो ये जब डीए 50% नहीं हुआ था और सारे बच्चे 25% नहीं बढ़े थे, उससे पहले डे स्कॉलर बच्चे का तो कितना था? 27,000 रुपए था, जो अब बढ़कर वास्तव में 33,750 हो गया एक बच्चे का। आपके लग रहे होंगे 15,000, लेकिन रेल ये कहती है कि आपको तो 33,750 देंगे साहब, डे स्कॉलर बच्चा है तो, चाहे एलकेजी में ही हो बच्चा। अब इसमें एक कंफ्यूजन आपके और ये बन सकता है कि ये कब तक मिलता है? तो ये 12वीं क्लास तक मिलता है, 12th क्लास तक। उसके बाद में तो आपको डिप्लोमा के पैसे मिल जाएंगे, वो भी एसबीएफ फंड से मिलते हैं, स्टाफ बेनिफिट फंड 1931। तो 12th क्लास कहां तक सर? पहली से 12th तक क्या? नहीं, फर्स्ट क्लास से पहले भी 3 बार मिल सकता है। ये कई लोगों के कंफ्यूजन रहता होगा कि सर फर्स्ट क्लास से पहले 2 बार ही मिलता होगा, एलकेजी यूकेजी। नहीं, फर्स्ट क्लास से पहले 3 बार मिलेगा, एलकेजी यूकेजी प्रेप 3 क्लासों का ले सकते हैं। हाल ही में पिछले साल इसका रेलवे बोर्ड का लेटर भी निकला था। तो फर्स्ट क्लास से 12वीं तक तो 12 साल का तो मिलेगा ही, 3 और मिलेगा, तो 12 और 3 15 सालों का बच्चे का पैसा मिलेगा। वर्तमान में 27,000 जो रेट थी वो कितनी हो गई? 33,750। और अगर हॉस्टल में रहने वाला बच्चा है तो फिर उसकी पहले तो रेट थी 81,000, लेकिन 25% बढ़ाएंगे, गुणा 125/100 करेंगे तो 1,01,250 ये वर्तमान में रेट है। लेकिन ध्यान रखना, फर्जी कागज मत बनवा लाना है। यहाँ वेलफेयर इंस्पेक्टर का यही काम है, WLI का। वेलफेयर जो इंस्पेक्टर होगा वो जाता है, चेक करता है, हॉस्टल की डायरियां चेक करता है सारा, तब जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट इसको क्लियर करता है। वेलफेयर जब ओके करता है इस चीज को तो इसलिए डे स्कॉलर बच्चा है तो डे स्कॉलर फीस उठाएं 33,750 एक बच्चे की। और अगर हॉस्टलर बच्चा है तो 1,01,250 ये रुपए आप उठाएं एक साल के, 12वीं तक। मैक्सिमम कितने बच्चों के? 2 बच्चों के। बच्चे जुड़वा हैं तो फिर देखी जाएगी 3 के भी मिलेंगे, डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे। बोलो क्लियर है? तो बहुत सारे बेनिफिट इस प्रकार से। तो आपसे कहा रेल कर्मचारियों को सीईए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किस लिए किया जाता है? बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी एजुकेशन मिल सके बच्चों के लिए, इसलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का भुगतान किया जाता है। नर्सिंग भत्ता कितना है? तो सर नर्सिंग भत्ता जो है ये 7200 है। अब ये 25% बढ़ने के बाद है या पहले है ये देख लेना। इनको ड्रेस अलाउंस भी मिलता है, ये तो नर्सिंग भत्ता है, नर्सिंग अलाउंस है। ड्रेस अलाउंस हर महीने मिलता है। बताइए कितने रुपए? पहले 1800 था, लेकिन अब 25% बढ़ गया, मतलब इसका 1/4 बढ़ गया। 25% का मतलब 1/4। मैं मैथ भी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना। तो इसका 1/4 बढ़ गया। 1/4 यानी आधे का आधा। इसका आधा कितना? 900, और उसका भी आधा 450। 450 जोड़ेंगे तो वर्तमान में कितना है? 2250। ये ड्रेस अलाउंस है। ड्रेस अलाउंस जैसे बाकी कर्मचारियों को भी तो वर्दी का पैसा मिलता था, पहले कितना? 5,000, लेकिन वर्तमान में कितना बढ़ गया? 25%। तो अब कितना मिलने लग गया? 6250। लेकिन आरपीएफ को ये कितना मिलता था? पहले 10,000, लेकिन अब 12,000 कितना मिलने लग गया? 500। तो आरपीएफ के ऑफिसर्स को कितना मिलता है? पहले 20,000, लेकिन वर्तमान में 5% बढ़ गया, तो बताइए कितने हजार मिलने लग गए? 25,000। आरपीएफ के अफसर, आरपीएफ के जवान, नॉर्मल रेलवे के जितने भी टेक्नीशियन वगैरह जो ड्रेस जिनके लागू होती है, उनको ये भत्ता मिलता है। कब मिल जाता है सर? जुलाई महीने में मिल जाता है, हमेशा फिक्स है इसकी डेट कि जुलाई महीने में आप ये नर्सिंग जो ये ड्रेस अलाउंस है इसको दे दो। तो ये जो नर्सिंग भत्ता है ये कितना है? 7200 रुपए है सर। बोलो क्लियर, वेरी गुड। ड्रेस भत्ता जो ड्रेस अलाउंस मिलता है वो कब दिया जाता है? तो सर ये कब दिया जाता है? जुलाई के अंदर ड्रेस अलाउंस लगता है।
रनिंग ऐसे तो शूज भी मिलते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ सिकलाइन वगैरह में काम करते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में शूज भी मिलते हैं। रनिंग कर्मचारियों को ड्रेस भत्ता वार्षिक कितना है? तो ड्रेस भत्ता रनिंग कर्मचारियों के लिए बताइए कितना है सर? 6250। पहले का पूछे 2024 से पहले कितना था, तो फिर 5000 ही आंसर देंगे। ऐसा भी पूछ सकता है, कोई मनाही थोड़ी है। आरपीएफ अधिकारियों को ड्रेस, तो आरपीएफ जो कर्मचारी हैं उनको तो, जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, ये सारे, लेकिन गजिटेड जो आ गए ऑफिसर उनको पहले 20,000 लेकिन वर्तमान में 25,000, याद रखें। नर्स का ड्रेस भत्ता, ड्रेस अलाउंस नर्स के लिए कितना है सर? ड्रेस अलाउंस वर्तमान में 2250, पहले 1800 था, ठीक है ना, याद रख लेना। ओवर टाइम वैधानिक सीमा तक, सर इसको शॉर्ट में ओटी बोलते हैं। ये ओटी क्या है? ओवर टाइम आजकल कैसे बंद कर दिया है ये जगह जगह से। बहुत लोग तरसते हैं ओवर टाइम के लिए, बोलो तरसते नहीं तरसते, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। शुरू में तो रेलवे ने दिया, लेकिन जब से रेलवे आउटसोर्सिंग करने लग गया, आउटसोर्सिंग यानी ठेकेदार के लड़के रखने लग गया, तो आउटसोर्सिंग करने के बाद ये वाला मामला एकदम ही खत्म हो गया। कैसे सर? आउटसोर्सिंग करने के बाद अब ये सोचता है ओवर टाइम के लिए क्या होता है, दो प्रकार की सीमाएं बना रखी थी कि एक फिक्स लिमिट तक अगर आप किसी से ज्यादा काम करा रहे हो तो फिर उसको जो उसका बेसिक पे प्लस डी है उसका कितने गुना देना पड़ेगा? 1.5 गुना सैलरी देनी पड़ेगी बना के, हर घंटे के हिसाब से। और अगर फिक्स वैधानिक सीमा से ऊपर चले गए तो सैलरी के किस हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा? 2 गुना। इससे आउटसोर्सिंग कर देते हैं। ऑफिसर जो हैं वो आज देख लेना, किसी से भी कोई भी ऑफिसर ओटी देकर राजी नहीं है, इससे अच्छा तो आउटसोर्सिंग कर दो। बोलो क्लियर? तो वैधानिक सीमा के अंदर एक फिक्स लिमिट के अंदर कितने गुना ओटी ओवर टाइम मिलेगा? ओवर टाइम का मतलब सैलरी के अलावा वो जुड़ के आएगा। लाख लाख रुपए से ऊपर 2-2, 1.5 लाख रुपए सैलरी बन जाती है कई लोगों की, तो 1.5 गुना। बोलो क्लियर? और वैधानिक सीमा से ऊपर निकल गए तो वैधानिक सीमा मतलब एक प्रकार से जो स्टैच्यूरी लिमिट है उसके बियॉन्ड चले गए अगर आप, तो आपको कितने गुना ओवर टाइम मिलेगा? जो भी है उसका 2 गुना ओवर टाइम मिलेगा दोस्तों। बोलो क्लियर? सैलरी जो कर रहे हैं, काम जो कर रहे हैं उससे। रेलवे नियमों के अनुसार साइन ऑन किस उद्देश्य से किया जाता है? सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए नहीं, उद्देश्य ये नहीं है, बाकी सैलरी तो कैलकुलेट होती है, ठीक है। विश्राम समाप्ति है तो नहीं, इसके लिए तो ड्यूटी लगा दी आपने, विश्राम समाप्ति। उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इसको आप जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा है ड्यूटी प्रारंभ दर्ज करने। कमेंसमेंट ऑफ ड्यूटी एक प्रकार से कि साहब आ गया हूं, इस ट्रेन को मैं लेके जाऊंगा, बायोमेट्रिक होता है बाकायदा। तो यहां पर कितनी देर पहले होता है सर? ट्रेन के समय से 30 मिनट पहले, और ट्रेन का समय जब खत्म हो जाएगा तो उसके कितने मिनट बाद तक? 15 मिनट। और एसीसीआई के लिए ये नियम लागू नहीं है, 1 घंटा है उसके लिए। ड्यूटी समय की गणना करने में साइन ऑन से पहले का समय क्यों जोड़ा जाता है? ड्यूटी समय की अगर गणना करें तो साइन ऑन से पहले का देरी से आने पर दंड हेतु नहीं, विश्राम कम करने के लिए नहीं, भत्ता घटाने के लिए नहीं, तैयारी समय को शामिल करने हेतु टू इंक्लूड प्रिपरेशन टाइम। बोलो क्लियर? इसलिए ये जोड़ा जाता है। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए किलोमीटर भत्ता ज्यादा क्यों होता है? अभी हमने बात किया था ना कि मेल एक्सप्रेस के लिए कितना है? 255, जो पैसेंजर ट्रेन है उनके लिए 254, और जो गुड्स ट्रेन है उनके लिए 253, और ये गुड्स गार्ड के लिए कितने? ये मैंने एएलपी के लिए बताए हैं, ध्यान रखना, रनिंग कर्मचारियों के लिए। ये गुड्स गार्ड के लिए कितना है? ये तो 228 बता देता हूं, ये दोनों बत्ते लिख के दे दो। बोलो क्लियर है? इन दोनों ट्रेनों के लिए। आइए जी, 6 घंटे से कम हेडक्वार्टर से बाहर रहने पर कितना टीए बनता है? अभी तो बोला अगर 6 घंटे के अंदर अंदर लौट कर आ गए तो कितना परसेंट टीए बनेगा? 30%। 12 घंटे के अंदर अंदर लौट के आ गए अगर आप, 8 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होनी चाहिए हेडक्वार्टर से, तो आपको 70% टीए बनेगा। और 12 घंटे प्लस हो गए अगर, तो फिर उसके बाद में अगले 12 से 24 घंटे तक कुल मिला के और 100% टीए बनेगा। 100% टीए लेवल 1 से लेवल 5 तक का जो कर्मचारी है उनका तो वर्तमान में 625 है। लेवल 6 से लेवल 8 तक का जो कर्मचारी है उसका 1000 रुपए है, और लेवल 9 से लेवल 11 का जो कर्मचारी है उसका 1150 है। 1200 किसका है? और लेवल 14 प्लस कितना है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, फटाफट लिख देना। तो बताइए 6 घंटे में अगर हेडक्वार्टर से बाहर रहने पर तो 30% टीए ही मिलेगा दोस्तों। और अगर 6 से 12 घंटे के अंदर बाहर रहने पर टीए कितना बनेगा? 70%। और 12 घंटे से ज्यादा अगर हो गए आपको तो हेडक्वार्टर से बाहर रहने पर टीए कितना बनेगा? 100% टीए बनेगा। बोलो क्लियर दोस्तों? कितने परसेंट टीए बनेगा? 100% टीए बनेगा। समेट लाए दोस्तों अपन तो।
महंगाई भत्ता वर्ष में कितनी बार संशोधित होता है? 2 बार। कौन से इंडेक्स को देखकर? सीपीआई इंडेक्स को। कब कब? 1 जनवरी और 1 जुलाई को। तो अगर आप आगे से कभी कहें कि सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी साल में कितनी बार बढ़ती है, तो आप 3 बार कह सकते हो। 2 बार तो डीए के कारण और 1 बार बेसिक बढ़ता है। बोलो क्लियर। इंक्रीमेंट जो आपका लगता है, इंक्रीमेंट कब लगता है? जब आप स्टार्टिंग में न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट है, वो कम से कम 6 महीने नौकरी कर लेता है ना, उसके बाद उसका इंक्रीमेंट लगता है। उसके बाद 2 डेट आनी चाहिए, या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई। इसलिए प्रमोशन है ये लास्ट डेट को फटाफट लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने होना जरूरी है। किसी कर्मचारी ने अगर 2 जनवरी को ज्वाइन किया तो 6 महीने 1 जुलाई के बाद में हो रहे हैं, तो बताओ उसका इंक्रीमेंट फिर लगेगा 1 जनवरी को, अगली 1 जनवरी को। साल भर निकल गया। इसलिए सोचा जाता है कि 1 ही जनवरी को ज्वाइन कर ले तो 31 जुलाई को 30 जून को उसका 6 महीने हो गए, और 6 महीने हो गए तो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाएगा। मतलब सीधा सीधा एक समझ लो कि 6 महीने की ड्यूटी होने के बाद में इन दोनों में से जो डेट आ रही है उसी को इंक्रीमेंट लग जाएगा। ये 7वें सीपीसी में ही किया गया था, 7वें वेतन आयोग में, सेंट्रल पे कमीशन में किया गया था। उससे पहले 6वां वेतन आयोग था, उसमें 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगता था। कर्मचारी चाहे कभी ज्वाइन करे, 1 दिन पहले कर रहा है तो भी इंक्रीमेंट 1 जुलाई को। ऐसा है क्या? नहीं, 6 महीने तो नौकरी करनी पड़ेगी, अगला 1 जुलाई आएगा तब। बोलो क्लियर। लेकिन 1 जुलाई को ही काम बन रहा था, लेकिन फिर थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया। कुछ कर्मचारी जो बेचारे जस्ट 5-7 दिन पहले ही ज्वाइन करते थे, जैसे मान लो जून में ज्वाइन किया किसी ने, अब उनको तुरंत ही तो इंक्रीमेंट देंगे नहीं 1 जुलाई को, अगले जुलाई में देते तो कम से कम उनके 6 महीने हो रहे हैं, तो अब उन्हें कब मिल जाएगा? जनवरी में इंक्रीमेंट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो 3 बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ती है साहब। नेक्स्ट, एक्ससिटी के लिए एचआरए क्या है? हाउस रेंट अलाउंस होता है एचआरए। और एचआरए का मतलब आपको घर रहने के लिए, आपका परिवार रह रहा होगा उसके लिए पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है, कई और प्रकार के भत्ते मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, ऐसे ही हाउस रेंट अलाउंस होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सिटी बांट दी, जहां महंगाई जितनी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग। एक्स सिटी में वो 4 महानगर रखे गए। कौन से? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम वाले। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये चारों। इनका तो एचआरए कितना रखा गया? 30%। वाई वालों का वर्तमान में कितना है? वर्तमान में इसका 20%। जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया हैं वो 20%, और तहसील वगैरह लेवल पर अगर आपकी ड्यूटी है तो 10%। ये जब 7 सीपीसी 2016 में लागू हुआ तब ये 8, 16 और 24 था। फिर ये बढ़ के इतना हो गया वर्तमान में 10, 20 और 30। बोलो क्लियर। 8वें वेतन आयोग में अभी तक मामला देखो कब रिपोर्ट आती है, कब सिफारिश से लागू होती है। गवर्नमेंट एरियर देगी तो फिर 1 जनवरी 2026 से एरियर बना के दे देगी आपका। एरियर नहीं देगी तो कैसा भी गवर्नमेंट के हाथ में है कि बजट कितना हो, क्या हो, किस प्रकार की चीजें हो। ये तो एक्स सिटी के लिए सर एचआरए कितना है? 30%। एक्स सिटी के लिए एचआरए 30% सर। वाई सिटी के लिए एचआरए कितना है? वाई सिटी के लिए 20%, और जेड के लिए कितना है? 10% आज की डेट में। बोलो क्लियर। आज ये हालात हैं। इसके अलावा सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कितनी कक्षा तक मिलता है? तो ये 12 तक मिलता है, और 12 से पहले 3 बार मिलता है। हाल ही में किया है ये संशोधन, साल भर पहले। तो 12 तक मिलता है। कितना मिलता है सर? अगर डे स्कॉलर बच्चा है तब तो 33,750 एक बच्चे के, और आपको पैसे बढ़ने ही नहीं पड़ते। आपके 5 रुपए लग रहे हो, चाहे सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, लेकिन आपको तो पैसे मिलेंगे। और अगर आपका ये वाली बात हो रही है यहाँ पे 1,01,0250 रुपए अगर हॉस्टल में बच्चा रह रहा है तो। एक बात और याद रख लेना, अगर आपका बच्चा दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, तो फिर ये डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा। अगर आपका बच्चा हैंडीकैप्ड है, ये वो वाली सी बात है, नॉर्मल कर्मचारी को 10 सीएल और हैंडीकैप्ड को 4 ज्यादा मिलती है, 14 सीएल। तो थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है उस बच्चे के हेल्प के लिए, तो डबल मिलेगा। फिर सीईए अधिकतम कितने बच्चों के लिए मिलता है? तो नॉर्मल सामान्यतः कितने बच्चों के लिए? 2 के लिए। जुड़वा वगैरह होना एक अलग स्ट्रीम वाली बात है। डे स्कॉलर के लिए सीईए कितना है? डे स्कॉलर यानी डेली स्कूल जाने वाला, डेली स्कूल जाने वाले के लिए 33,750, पहले 27,000 था, अब मत कर देना ही। हॉस्टलर के लिए सीईए वार्षिक कितना है? तो हॉस्टलर के लिए 1,01,250। और आखिरी सवाल दोस्तों आपकी नजरों के सामने, नाइट ड्यूटी अलाउंस एनडीए किस समय लागू होता है? रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 8 घंटे की नौकरी, ये नाइट ड्यूटी अलाउंस होती है। दोस्तों ये हमने 50 सवाल
बेहतरीन तरीके से किए, रेलवे रेस्ट आवर्स और अलाउंस। उम्मीद करता हूं लगभग चीजें हमने सटीक बताने की कोशिश की है और आप तक हमारी बात पहुंची भी होगी दोस्तों। बोलो क्लियर है दोस्तों? हमने आप तक बहुत सारा मैटर पहुंचाने की कोशिश की है। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम, एलडीसी और प्रमोशनल कोटे की तैयारी करवाने वाले इस प्लेटफॉर्म का आप जितना उपयोग कर सके उतना उपयोग कीजिए दोस्तों। ये हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपका प्लेटफॉर्म है और आप सभी इसे चलाएंगे। तो कुल मिला के अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल के लिए कांटेक्ट आप इस नंबर पर कर सकते हैं। केवल व्हाट्सअप करिए दोस्तों, समय का बड़ा अभाव है। 7014682229 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जिस भी एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, जितना हम अवेलेबल करवा पाए उतना हम आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। बोलो क्लियर? थैंक यू सो मच, आपने इतनी क्लास ली, आपने ये क्लास देखी उसके लिए, और आपका खूब हेल्प होगी इन क्लासों से। देखना आप एट ए टाइम जब आपकी एग्जाम होने वाली हो ना, इन क्लासों को थोड़ा सा स्पीड में करके फिर देख के जाना, बहुत हेल्प होगी आपकी। अभी तो क्या, आप एक बार रिवीजन, किसी चीज को एक बार मत पढ़ो, बार बार पढ़ने से याद होती है। और अगर आप लिखा हुआ तो ज्यादा याद रहता है, लेकिन अगर आपके पास समय है तो लिख लो, नहीं है तो फिर इसी को बार बार देखो। बोलो क्लियर है दोस्तों? फिर मिलेंगे आपसे नई ऊर्जा और उमंग के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। आप कहेंगे सर ये ऐसे टॉपिक ढूंढ कहां से लाते हैं आप? तो ढूंढ कहां से लाते हैं दोस्तों? बस यहीं से आप साथियों के अलाउंस, वेतन भत्ते जितने मिलेंगे, आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपने परिवार के साथ खुश रहिए दोस्तों। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।